फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम में। फ्रेंड, आज एंशिएंट हिस्ट्री की एमसीक्यू सीरीज़ में हम अगेन दक्षिण भारत के राजवंश डायनेस्टीज़ ऑफ साउथ इंडिया से संबंधित कुछ और प्रश्नों को लेकर के आए हुए हैं। फ्रेंड, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, पार्ट 2 लिखा हुआ है। हमने ऑलरेडी पार्ट 1 डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने वो सीरीज़ नहीं देखी है तो आप साथ में उस सीरीज़ को भी देख लेना, जिससे कि आपका इस चैप्टर से संबंधित जो भी प्रश्न अभी तक आयोग के द्वारा पूछे गए वो सारे प्रश्न आपके रिवीजन हो जाए, साथ ही साथ इस चैप्टर से संबंधित जितने भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड, आज की भी क्लास में हम अप्रॉक्स 35 प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस के थ्रू हम अपने इस चैप्टर को भी रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड, आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, चोल शासकों ने इस उद्देश्य से भूमि का विस्तृत माप सर्वे कराया। किस उद्देश्य से? स्वामित्व का अधिकार निश्चित करने हेतु, सरकार के राजस्व भाग को निश्चित करने हेतु, अनाज का उत्पादन, सिंचाई के स्रोतों की सीमा। तो देखा जाए, चोल शासकों ने सरकार के राजस्व के भाग को सुनिश्चित करने हेतु भूमि का विस्तृत माप कराया। ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे जो राज्य की आय का जो महत्वपूर्ण स्रोत था वो भूमि कर था, जो कृषि उपज का 1/3 भाग होता था। ठीक है, 33% हमारा कर निर्धारण किया जाता था और यही राज्य का भूमि कर था वो राज्य के आय का प्रमुख स्रोत हुआ करता था। क्योंकि अगर आपसे प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि किस चोल शासक के द्वारा पहली बार भूमि का विस्तृत माप करवाया गया था, वो था राजराज प्रथम। तो राजराज प्रथम जो था वो प्रथम चोल शासक था जिसने भूमि का विस्तृत माप करवाया, और दूसरा शासक था कोलुंतुक प्रथम। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और आप हमेशा जानते हैं ज़्यादातर जो शासकों के द्वारा या राजवंशों के द्वारा 33% ही भूमि कर निर्धारित किया जाता था। और अगर आप मध्य का, जिसमें अगर आप शिवाजी का, छत्रपति शिवाजी का शासनकाल पढ़ेंगे तो उसमें देखा जाए यही 33% बढ़ करके 40% हो जाता था। जो अन्य जो चुंगी कर वगैरह था उनको हटा करके इन्होंने 40% कर दिया था। और अगर आप देखेंगे सर्वाधिक जो भू राजस्व, जो भूमि कर लगाया गया था, वो लगाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ठीक है, खिलजी वंश का शासक अलाउद्दीन खिलजी के समय में यही 50% तक भूमि कर लिया जाता था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, चोल शासकों के द्वारा 1/3 यानी कि 33% भूमि कर लिया जाता था जो कृषि उपज का था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण भारतीय समाज का वेलंगे, दक्षिण हस्त एवं इदंगे वाम हस्त भेद सर्वप्रथम किस काल में दृष्टिगोचर होता है? ठीक है, दक्षिण भारत समाज था वो 2 भागों में बटा हुआ था। देखा जाता था ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण। गैर ब्राह्मणों में भी देखिए 2 भाग होते थे, एक वेलंगे होता था जिसे दक्षिणी हस्त कहते थे, राइट हैंडेड कास्ट, और दूसरा था इडंगे वाम हस्त यानी कि लेफ्ट हैंडेड कास्ट। ये भेद जो हमें किस वंश में दिखता है? संगम काल में, पल्लव काल में, चोल काल में, नायक काल में। तो देखा जाए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, चोल काल में हमें क्या दिखता है, जो भेद दिखता है दक्षिण भारत में समाज में, जो कि वेलंगे और इदंगे, तो हमें चोल काल में दिखता है। क्योंकि आप वेलंगे की फ्रेंड बात करें तो ये वेलंगे जो होते थे ये कृषि कार्य करते थे और भगवान विष्णु की पूजा किया करते थे, और इनको था ब्राह्मणों का समर्थन इनको प्राप्त हुआ करता था, इसलिए ये समाज में कुछ विशेष अधिकार को लिए हुआ करते थे। क्योंकि कृषि कार्य करते थे और ब्राह्मणों को भूमि अनुदान में दिया जाता था, जिसे हम अग्रहार भूमि कहते थे। तो ये ब्राह्मण जो थे अपनी भूमि पर कृषि कराने के लिए इन वेलंगों का हेल्प लिया करते थे। इसी कारण इनको ब्राह्मणों को एक तरीके से समर्थन प्राप्त हुआ करता था। और इडंगे जो थे वो शिव की पूजा करते थे और ये औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित हुआ करते थे, औद्योगिक श्रमिक हुआ करते थे और शिल्पकार हुआ करते थे। और चूंकि इनके कार्यों के वजह से इनका कार्य जो था वो देखा जाए तो आर्थिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण हुआ करता था, इसलिए समाज में इनको एक सम्मानजनक स्थिति प्राप्त हुई करती थी। तो ये चीज़ आपको ध्यान होना चाहिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपादित हिरण्यगर्भ यज्ञ में गुर्जर प्रतिहार राजा आदि ने द्वारपालकों का कार्य किया? तो देखा जाए हिरण्यगर्भ यज्ञ किसके द्वारा किया गया था, और उस यज्ञ में जो प्रतिहार राजा थे, गुर्जर प्रतिहार राजा ने द्वारपाल का कार्य किया था। तो धर्मपाल, देवपाल, दंतिदुर्ग, अमोघवर्ष। तो हमारा आंसर क्या हो गया? दंतिदुर्ग। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतिदुर्ग ने हिरण्यगर्भ यज्ञ करवाया था। चूंकि इसने जो मालवा के परमारों पर इसने आक्रमण किया था और वहाँ पे उज्जैन पर अधिकार करके उज्जैन में ही इसने हिरण्यगर्भ यज्ञ का आयोजन किया था, जहाँ पे प्रतिहार शासकों ने द्वारपाल का कार्य किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा प्राय महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? ये प्रश्न देखिए यूपीपीसीएस मेन 2007 में आया था। तो किस वंश के द्वारा महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? चोल, चालुक्य, पाल, सेन। तो देखिए हमारा आंसर क्या हो गया? चालुक्य वंश के शासकों के द्वारा, ठीक है, जो चालुक्य वंश के शासकों के द्वारा महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्यों की राजधानी कहाँ है? वातापी, श्रावस्ती, कांची, कन्नौज। आंसर देते हुए चलिए फ्रेंड, चालुक्यों की राजधानी बताइए कहाँ पे है? वातापी, ठीक है। वातापी जो है, जिसे वर्तमान में हम किस नाम से जानते हैं फ्रेंड? वातापी को आधुनिक नाम क्या है? बादामी, ठीक है, बादामी है। बादामी को ही हम वर्तमान में आधुनिक नाम जो है, वातापी का आधुनिक नाम बादामी है। और यहाँ पे देखा जाए तो पुलकेशिन प्रथम के द्वारा चालुक्य वंश की स्थापना की गई थी और इन्हीं के द्वारा, इन्हीं के एक उत्तराधिकारी हैं जिनका नाम है पुलकेशिन प्रथम के आगे जो उत्तराधिकारी कीर्तिवर्मन, ठीक है, कीर्तिवर्मन प्रथम, ठीक है, कीर्तिवर्मन प्रथम, जिन्हें वातापी का प्रथम निर्माता के नाम से जाना जाता है, ठीक है। वातापी का प्रथम निर्माता कौन है? वातापी का प्रथम निर्माता कीर्तिवर्मन है। कांची पल्लव की राजधानी थी। कन्नौज फ्रेंड, कन्नौज किसकी राजधानी थी? हर्षवर्धन के समय की, जो पुष्यभूति वंश का शासक हर्षवर्धन की राजधानी थी, बाद में प्रतिहारों की राजधानी बन जाती है। इसी कन्नौज की वजह से जो 3 आपका त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, किनके बीच? प्रतिहारों के बीच, राष्ट्रकूटों और इधर पाल वंश से बीच हुआ था, ठीक है। श्रावस्ती भी काफी इंपॉर्टेंट प्लेस रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है, कहाँ पे हुआ है? पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में, मिहिर भोज के ग्वालियर अभिलेख में, कुमार गुप्त प्रथम करमंडा स्यूलिंग अभिलेख में, चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा स्तंभ लेख में। ये देखिए यूपीपीसीएस में 2013 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो देखिए, तो बताइए किसके अभिलेख में कालिदास का नाम उल्लेख है? तो ये है हमारे पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में कालिदास का नाम उल्लेख है। चूँकि पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख, जिसके रचनाकार कौन थे? रवि कीर्ति, ठीक है, रवि कीर्ति के द्वारा ऐहोल अभिलेख की रचना की गई और इसी ऐहोल अभिलेख में रवि कीर्ति ने अपना स्वयं की जो तुलना की है वो की है कालिदास और एक और कवि, एक और विद्वान जिनका नाम है भारवी। तो इन्होंने, चूंकि इनका मानना है कि इस अभिलेख की रचना के बाद जो रवि कीर्ति का स्थान है वो कालिदास और भारवी के समान हो गया। चूँकि ऐहोल अभिलेख की जो भाषा देख लीजिए, संस्कृत भाषा, लिपि जो है वो द्रविड़ ब्राह्मी लिपि है और इसी अभिलेख में चूँकि ये पुलकेशिन द्वितीय के प्रशस्तियाँ इसमें लिखी हैं और इस अभिलेख से हमें ये पता चलता है कि किस तरीके से पुलकेशिन द्वितीय ने उत्तर के शासक हर्षवर्धन को रेवा नदी यानी कि नर्मदा नदी के तट पर इन्होंने पराजित किया था। तो ये ऐहोल अभिलेख रवि कीर्ति के द्वारा रचित है। इसी में हमें कालिदास के बारे में पता चलता है, कालिदास के नाम का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राय यमन प्रिय शब्द घोतक है। किसका? यमन प्रिय बहुत बार आपने सुना होगा। एक प्रकार के उत्कृष्ट भारतीय मलमल का, हाथी दांत का, नृत्य के लिए यमन राज्य सभा में भेजी जाने वाली नर्तकियों का, काली मिर्च का। ये देखिए IAS प्री 1995 में क्वेश्चन आया था और मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो गए, आंसर भी आप लोग अच्छे से दे रहे हैं। तो आंसर जो है हमारा काली मिर्च, ठीक है। काली मिर्च जो था ये देखा जाए तो यूरोप वासियों के द्वारा और यूनान वासियों के द्वारा काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता था, काफ़ी ज़्यादा मांग थी, तो इसीलिए इसको यमन प्रिय शब्द दिया गया। और आप देखेंगे इसी काली मिर्च आगे चल के जब किस तरीके से जो आएगी, जब विदेशी शक्तियाँ भारत में आती हैं तो काली मिर्च का काफ़ी बड़े पैमाने पर व्यापार होता है। काली मिर्च का देखा जाए तो मालाबार तट वगैरह से काफ़ी बड़े पैमाने पर व्यापार किया जाता था। तो काली मिर्च का बहुत मांग थी उस समय यूरोप की कंट्रियों में, तो इसीलिए इसको यमन प्रिय कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इस चैप्टर में हम अपने जो संगम काल से संबंधित भी सारे प्रश्न की चर्चा करते हुए चलेंगे। संगम काल से संबंधित काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन है हमारा, तोलकपियम ग्रंथ संबंधित है। तो तोलकपियम ग्रंथ किससे संबंधित है बताइए? ये देखा जाए तो तमिल जो देखा जाए सबसे प्राचीन तमिल ग्रंथ है तोलकपियम, ठीक है। तोलकपियम सबसे प्राचीन तमिल ग्रंथ है और ये संबंधित है प्रशासन से, विधि से, व्याकरण और काव्य से, उपर्युक्त सभी से। ये यूपीपीसीएस प्री 1997 में ये प्रश्न आया था। तो देखा जाए तोलकपियम जो ग्रंथ है वो है व्याकरण और काव्य से संबंधित ये ग्रंथ है और देखा जाए ये सबसे
प्राचीन तमिल ग्रंथ होने के साथ ही साथ ये काव्य शास्त्र का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण एक तरीके से ग्रंथ है, और सूत्र शैली में, चूंकि ये जो इसकी शैली है वो सूत्र शैली में लिखी गई है। और इसके रचनाकार कौन है बताइए? इसके रचनाकार हैं तोलकाप्पियर। तोलकाप्पियर वही हैं अगस्त्य ऋषि के 12 योग्य शिष्यों में से एक तोलकाप्पियर के द्वारा, और इन्हीं के द्वारा आप देखेंगे तो जो दूसरी संगम जो वो हुआ था, संगम हुआ था, उसकी अध्यक्षता भी इन्होंने किया था। तो ये सबसे प्राचीन तमिल ग्रंथ मानी जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सूची 1 को सूची 2 से हमें यहाँ पे सम्मिलित करना है। तो देखिए सूची 1 में कुछ ग्रंथों के नाम दिए हुए हैं और उससे संबंधित जो उनके किस तरह का मतलब उनका उद्देश्य क्या है या फिर उसकी जो विषय वस्तु है वो क्या दिया हुआ है। तो देखा जाए, एक तरफ दिया तिरुकुरुल, तोलकाप्पियम, शिल्पाधिकारम, मणिमेखले। तो यहाँ पे देखा जाए तो अगर हम आंसर देखते हैं तो देखा जाए यहाँ पे तिरुकुरुल, जिसे हम कुरल के भी नाम से जानते हैं। तो बताइए तिरुकुरुल किससे संबंधित है? ये दर्शन है। ठीक है, दर्शन से संबंधित है तिरुकुरुल, है ना। इसके रचनाकार कौन है? तिरुवल्लुर। ठीक है, तिरुवल्लुर जो है इसके रचनाकार हैं। तोलकाप्पियम, तोलकाप्पियम जो है वो बताइए किससे संबंधित है? तोलकाप्पियम अभी जस्ट हमने देखा, तोलकाप्पियर के द्वारा रचित तोलकाप्पियम क्या हो गया? व्याकरण हो गया। चलिए यहाँ से एलिमिनेशन मेथड भी हम लगाते हैं। एलिमिनेशन मेथड लगाएं तो 1 का 2 है तो हमारा देखिए कि सी निकल गया, हमारा ए निकल गया। ठीक है, तो अब हमारे पास 2 विकल्प बच रहे हैं, जिसमें से हम क्या देख रहे हैं कि ए का 2 हो गया, दर्शन हो गया, तोलकाप्पियम जो कि व्याकरण ग्रंथ है। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाना चाहिए? डी हो जाना चाहिए। ठीक है, आंसर हमारा डी है। तो चलिए आइए थोड़ा थोड़ा चर्चा कर लेते हैं इन सब के बारे में। तो तोलकाप्पियम जो कि तोलकाप्पियर के द्वारा रचित है ग्रंथ है, और ये जो कि माना जाता है कि सबसे प्राचीन तमिल ग्रंथ माना जाता है। और दूसरा जो सबसे प्राचीन तमिल ग्रंथ माना जाता है वो आपका तिरुकुल्लूर को माना जाता है, जिसके रचनाकार कौन है? तिरुवल्लुर के द्वारा इसकी रचना की गई थी। शिल्पाधिकारम फ्रेंड बहुत ही अच्छी इसकी स्टोरी अगर आप लोगों ने सुनी होगी तो शिल्पाधिकारम जो थी यानी कि नुपुर की कहानी, पायल की कहानी से संबंधित है। ये एक प्रेम कथा है। ठीक है, ये एक प्रेम कथा है। इसके जो नायक थे और नायिका के बारे में, जो इसकी नायिका थी वो कड़की थी, एक बहुत ही खूबसूरत महिला थी, और उसका जो पति जो कि इस कहानी का नायक है एक व्यापारी रहता है और उसका नाम था कोवलम। ठीक है, तो ये कड़की और कोवलम की कहानी है। कोवलम जिनको एक गणिका से प्रेम हो जाता है जिसका नाम माधवी रहता है, और उसके चक्कर में कहा जाता है कि ये पूरा अपना सब कुछ ख़त्म कर देते हैं, इनका सब कुछ धन दौलत चली जाती है। फिर उसके बाद किस तरीके से ये जाते हैं पांडे राजा वहाँ पे मदुरै में जाते हैं। मदुरै में जब इनकी वहाँ मदुरै की जो रानी रहती है उनका पायल खो जाता है, और उस पायल के आरोप में ये जो कोवलम को मृत्युदंड दे दिया जाता है। फिर इनकी जो पत्नी के द्वारा पत्नी जो कड़गी ने राजा के सामने इस बात को साबित कर दिया कि उनके पति के द्वारा ये पायल नहीं चुराई गई थी। और इस गिलानी में कहा जाता है कि वहाँ का जो शासक था वो राजगद्दी पे बैठे बैठे आत्मगलानी में उसकी मृत्यु हो जाती है। और फिर उसके बाद ये मदुरै से निकल जाती हैं, और कहा जाता है मदुरै, इनके श्राप से मदुरै पूरा जल जाता है। और फिर ये चेर में चली जाती हैं, चेर वंश में। तो जब चेर जाती हैं तो वहाँ पे ये जो शिल्पाधिकारम के जो रचनाकार हैं जिनका नाम है इलेंगो, ठीक है, इलेंगो अडिगल, ये चेर वंश के ही शासक हैं, जिनका चेर वंश के शासक के भाई हैं। तो उन्होंने ये कहानी लिखी थी। सेनगटुवन, जो चेर वंश के शासक के भाई सेनगटुवन के छोटे भाई ये रहते हैं ये आपके इलंगो अडिगल, इन्होंने इस शिल्पाधिकारम की रचना की। बहुत ही प्यारी इसकी स्टोरी है। देखिए अगला जो है आपका मणिमेखले फ्रेंड इसी शिल्पाधिकारम के जो नायक और नायिका की पुत्री की कहानी है। मणिमेखले उसका नाम रहता है, जो यानी कि कड़गी और कोवलम की पुत्री मणिमेखले की कहानी है। ये काफ़ी बड़ी कथा है, इसको बड़ी कथा के दर्जे में दिया जाता है। बाद में हम देखते हैं किससे मणिमेखले ने मतलब व्यथित होकर के जीवन से किस तरह बौद्ध भिक्षुणी बन जाती हैं। तो इस तरीके से कहानी था। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 2413। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ईसा की प्रारंभिक शताब्दी में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? ईसा की प्रारंभिक शताब्दी यानी कि हम संगम काल के समय की बात कर रहे हैं। संगम काल के भी समय में देखा जाए तो उस समय ईसा की पहले शताब्दी में कितने वर्षों से हमारे यहाँ पे मतलब रोम और भारत का व्यापार हुआ करता था। और अभी जब आप पढ़िए यूरोपीय कंपनियों के आगमन, तो उसमें कई टीचर्स ये पढ़ा देते हैं कि भारत की खोज की गई है। भारत तो पहले से, भारत को खोजने की क्या जरूरत थी? भारत की खोज नहीं की थी, भारत के
मतलब व्यापारिक मार्गों की जो खोज की गई थी। देखा जाए तो देखिए यहीं पे कितना ज़्यादा रोम हो गया, विभिन्न विभिन्न देशों से भारत व्यापार करता था। तो इसकी जो सूचना मिलती है पूरा स्थल की खुदाई से हमें पता चलता है, मदुरै, ताम्रलिप्ति, टोंडी, अरिकामेडु। तो बताइए हमारा आंसर क्या हो गया, अरिकामेडु। अरिकामेडु कोरोमंडल तट यानी कि पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह है, और इसे चूंकि ये जिस नदी पर, उसको जिज्जी नदी, ठीक है, जिज्जी नदी के तट माना जाता है। जिज्जी नदी हो गया या अपिरनकूप, ठीक है, अपिरनकूप नदी के तट पर था ये। और यहाँ पे इसी नदी पे, यहीं पे देखा जाए तो यहाँ पे हमें अरिकामेडु से हमें रोम की बस्तियाँ मिली, एल्फोरा जार मिला है, और वहाँ से हमें कारखाने मिले हैं, और रोम के शासक अगस्टक और टेवरिस की हमें मुद्राएं मिली हैं। तो इन सब की वजह से हमें क्या लगता है कि अरिकामेडु, इन सब साक्ष्यों से हमें अरिकामेडु से जो प्राप्त हुए हैं, उसी से हमें पता चलता है रोम और भारत के बीच जो घनिष्ठ संबंध था, उसी से हमें जानकारी मिलती है। चूँकि ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए तो यूपीपीसीएस प्री 2001 में, यूपीएलडीए प्री 2002 में, फिर यूपीपीसीएस प्री अगेन 2003 में ये क्वेश्चन आया। देख लीजिए लगातार ये प्रश्न आया हुआ, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अरिकामेडु से ही हमें भारत और रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंध की सूचना मिलती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पुडुक्को नाम से द पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के लेखक को ज्ञात है। ठीक है फ्रेंड, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी का लेखक हमें नहीं पता है, उसके नाम नहीं पता है, कोई ग्रीक लेखक माना जाता है। इस पुस्तक की रचना क्या था, और इस पुस्तक से हमें फ्रेंड पता चलता है कि सिंधु से लेकर के कन्याकुमारी तक से जो 12 बंदरगाहों के बारे में हमें पता चलता है, जानकारी मिलती है, और यहीं से हमें पता चलता है कि कौन से बंदरगाह जो पूर्वी तट और पश्चिमी तट में विदेशी व्यापार से संलग्न थे। तो उस पुस्तक में यानी कि पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में किसी बंदरगाह को पुडुक्को नाम से जाना गया है, तो वो कौन सा है, अरिकामेडु, ताम्रलिप्ति, कोरके, बारबेरिकम। तो ये देखिए हमारा आंसर क्या हो गया, अरिकामेडु। फ्रेंड, अरिकामेडु को ही पुडुक्को नाम से द पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में संबोधित किया गया है। ये क्वेश्चन देखा जाए पीसीएस प्री 1997 में ये प्रश्न आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा रोमन बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई। जस्ट अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि कौन कौन सी चीज़ें हमें किस किस जगह से प्राप्त हुई, वहीं से प्राप्त हुआ जहाँ से हमें भारत और रोम के व्यापारिक संबंधों के जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं, वहीं से कालीबंगा, अरिकामेडु, रंगपुर, सतारा। तो देखा जाए हमारा आंसर क्या हो गया, अरिकामेडु। फ्रेंड, अरिकामेडु से ही हमें रोमन बस्तियों के साक्ष्य मिले थे, एल्फोरा जार के साक्ष्य मिले हैं, वहाँ से हमें कारखाने मिले हैं, माल गोदान मिले हैं, ठीक है, मोहरें मिली हैं, रोम शासकों के अगस्टक के मिली हैं, टेवेरियस के मिली हैं। तो हमारा आंसर क्या हो गया, रोमन बस्तियां हमें अरिकामेडु से प्राप्त हुई हैं। एल्फोरा जार होता था, एल्फोरा जार फ्रेंड कुछ इस तरीके से होता था, सुराहीदार उसकी गर्दन हुआ करती थी, इस तरीके से कुछ, मुझे तो इतना ड्राइंग नहीं आती लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे, इस तरीके का कुछ जार हुआ करता था एल्फोरा। इसके दोनों हाथों में ना जत्थे लगे रहते थे जार के हाथ। देखिए हमने आंसर भी बता दिया, तो यहाँ पे देखिए छिद्रयुक्त जार होते थे, लंबा एवं दोनों तरफ हत्थेदार जार होते थे, चित्र धूसर जार होते थे, काला और लाल मृदबांड होता था, या काला या लाल जार होता था मिट्टी का। तो हमारा आंसर क्या हो गया, लंबा और दोनों तरफ हत्थेदार जार था। ये देखिए ये दोनों तरफ ऐसे हाथ लगे होते थे, और इस तरीके से सुराहीदार इसकी गर्दन हुआ करती थी, इस तरह के जार होते थे। और प्राचीन काल में इन सब जारों का इस्तेमाल जो है तेल रखने के लिए, शराब रखने के लिए किया जाता था। कहाँ से इसके साक्ष्य मिले थे, अरिकामेडु से प्राप्त हुए थे। ठीक है, अरिकामेडु था जो आपका कोरोमंडल तट यानी कि पूर्वी तट पे स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है। ठीक है, संगम साहित्य फ्रेंड का जो संगम साहित्य की अगर बात करें तो ये तमिल भाषा का प्राचीनतम साक्ष्य आपका संगम साहित्य, संगम काल में इनकी रचना की गई थी। इनमें 3 राजवंशों के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें देखिए एक चौथा कोई राजवंश ऐसा जो नहीं है, कदम, चेर, चोल, पांड्य। ये देखिए बिहार पीसीएस प्री 1996 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो बताइए कौन सा है वो राजवंश, ये है हमारा कदम। ठीक है, कदम की हमें जानकारी नहीं मिलती, बाकी 3 राजवंशों की जानकारी, चेर, चोल और पांड्यों की जानकारी मिलती है। अगर एक यहाँ से भी प्रश्न निकल सकता है कि सर्वाधिक उल्लेख किस राजवंश का हुआ है, तो फ्रेंड चूंकि चेर का जो है सर्वाधिक उल्लेख हुआ है, इसी के साथ चेर जो है सबसे इस राजवंशों में सर्वाधिक प्राचीन वंश था। ठीक है, तो चेर जो था वो सर्वाधिक प्राचीन वंश था, और सर्वाधिक बार उल्लेख जो हुआ है संगम साहित्य में वो इसी राजवंश का हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमारा आंसर वैसे ए होना था,
बाकी इन तीनों की हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, जहाँ पे चेरों की राजधानी वंजी थी, चोलों की राजधानी प्रारंभ में उरेयूर, फिर आगे चल के तंजौर हो जाती है। फिर उसके बाद अगर हम पांड्यों की बात करें तो पांड्यों की शुरू में कोरकई थी, आगे चल के मदुरई हो जाती है। तो इस तरीके से 3 राजवंशों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। कौन कौन से, आप अगर मैप के थ्रू देख लीजिए तो ये केरल वाले क्षेत्र में चेर थे। यहाँ देख लीजिए इस वाले क्षेत्र में थोड़ा सा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का कुछ क्षेत्र मिला जाए तो आपका चोल हो गया। और फिर यहाँ पे नीचे तमिलनाडु वाला जो दक्षिणतम भाग है, कावेरी नदी के नीचे का तट जो है वो आपके पांड्यों का है। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा सा मैप भी देख लिया करो कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पे है, तो इससे आपको इजी पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक कविताओं का संकलन कूरल, ठीक है, किस भाषा में है कूरल? कूरल को किस अन्य नाम से भी जानते हैं बताइए? तिरुकुरल के भी नाम से जाना जाता है कूरल। तो किस भाषा में है? ग्रीक, तमिल, तेलुगु, पाली। जस्ट अभी इसके पहले डिस्कस हुआ था। ठीक है, कूरल तिरुवल्लुवर के द्वारा रचित कूरल की जो रचना है वो है आपका किस भाषा में? जल्दी बताइए। ये है आपका तमिल भाषा में है। ठीक है, तमिल साहित्य है, ये तमिल भाषा में है। ठीक है, कूरल और ये तमिल साहित्य का माना जाता है, देखा जाए तमिल साहित्य का ये आधारभूत ग्रंथ माना जाता है फ्रेंड। आधारभूत ग्रंथ मानने के साथ साथ तमिल साहित्य का आधारभूत ग्रंथ, और साथ ही इसे हम लघु वेद, पंचम वेद और इसी के साथ साथ इसको तमिल का बाइबल भी कहते हैं। और फ्रेंड जो कूरल रचना का उद्देश्य क्या था, जो इसके रचनाकार ने इसको लिखने जो उद्देश्य था इसका रचना का, वो था श्रीलंका के शासक इल। ठीक है, श्रीलंका के शासक इल और उनके पुत्र को शिक्षित करने के लिए कूरल का रचना किया गया था। ठीक है, इसके रचना का उद्देश्य था इल और उनके पुत्र को शिक्षित करने हेतु। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है कूरल को? लघु वेद, पंचम वेद और साथ ही साथ तमिल का बाइबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में किसे लघु वेद की संज्ञा दी जाती है? जस्ट वही क्वेश्चन आ गया, लघु वेद की संज्ञा किसे दी जाती है? नंदे कलबंकम, कलिंगतुपर्णी, पेरियार पुराणम, कूरल। ठीक है, कूरल को हम लघु वेद की संज्ञा देते हैं। कूरल के 1-2 नाम से और भी जाना जाता है, जैसे कि आपका मोपाल के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, लघु वेद, पंचम वेद और तमिल का बाइबल। ठीक है, किसने किया था इसके रचनाकार कौन है? तिरुवल्लुवर। ठीक है, तिरुवल्लुवर के द्वारा कूरल की रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायणम या रामावतारम के लेखक हैं? ठीक है, तमिल के रामायण के लेखक कौन हैं? कम्बन, कुट्टन, नैनन, तिक्कड़। ये देखा जाए यूपी LDA मेंस 2010 में ये क्वेश्चन आया था। तो देखा जाए जो तमिल के रामायण के रचनाकार हैं, लेखक हैं, वो हैं आपके कम्बन। ठीक है, कम्बन है। फ्रेंड तमिल साहित्य के त्रिरत्न माने जाते हैं, त्रिरत्न हैं, जिसमें से आप कम्बन एक नाम देख ही रहे हैं, दूसरा नाम है आपका ओट्टकुट्टन। ठीक है, ओट्टकुट्टन और दूसरा पुगेलिंद। ठीक है, पुगेलिंदन, कुछ नाम ही इनका ऐसा होता है ना कि मुझे भी बार बार कितनी भी बार पढ़ो लेकिन फिर भी प्रॉब्लम हो ही जाती है, इनके प्रोनाउंस करने में बहुत दिक्कत होती है। तो अगर आपसे प्रश्न आए कि तमिल साहित्य के 3 रत्न कौन है, कम्बन हो गए, ओट्टकुट्टन हो गए और आपका पुगलेनिद हो गए। ठीक है, पुगलेनिद, सॉरी यहाँ पे पुगलेनिद। ठीक है, पुगलेनिद हो गए। इन्हीं के द्वारा 12वीं शताब्दी में, यानी कि कम्बन के द्वारा 12वीं शताब्दी में चोल वंश का शासक कोलुन्तुक तृतीय के शासनकाल में तमिल के रामायण की रचना की गई, जो कि तमिल साहित्य का महाकाव्य जाना जाता है। अगर आपसे प्रश्न है कि तमिल साहित्य का महाकाव्य किसे कहा जाता है, तो वो कम्बन द्वारा रचित तमिल रामायण को तमिल साहित्य का महाकाव्य जाना जाता है। ठीक है, किसके समय में, किसके शासनकाल के दौरान इसकी रचना हुई थी? कोलुन्तुक तृतीय के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो हमारा विचार देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे विकल्प क्या दिए हैं? तमिल क्षेत्र के सिद्ध, यानी जिन्हें सित्तर भी कहते थे, एकेश्वरवादी थे तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे और जाति अधिक्रम को अस्वीकार करते थे। तो देखा जाए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा दोनों ही आंसर सही है, यानी कि जो तमिल क्षेत्र के सिद्ध यानी कि सित्तर थे वो एकेश्वरवादी थे और मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। बिल्कुल ये करेक्ट है, जो सित्तर थे वो एकेश्वरवादी थे और ये जो मूर्ति पूजा और आपके जो कर्मकांड इस तरीके की चीज़ों के वो विरोध करते थे। और साथ ही साथ जो लिंगायत थे वो
पुनर्जन्म का विरोध करते थे। उनका ये मानना था कि जब इंसान जो है वो मृत्यु के बाद, यानी कि जो शिव के भक्त हैं वो मृत्यु के बाद शिव में ही लीन हो जाते हैं, शिव में ही समा जाते हैं, इसलिए उनका कोई भी पुनर्जन्म नहीं होता है। और बाकी किया जाए, जो जाति के अवधारणा का इन्होंने निंदा की, और साथ ही साथ जो कुछ समुदायों को दूषित होने का जो ब्राह्मणी अवधारणा का भी इन्होंने लिंगायतों के द्वारा पुरजोर विरोध किया गया। तो जाति के अधिक्रम को इन्होंने अस्वीकार किया, पुनर्जन्म को इन्होंने अस्वीकार किया, क्योंकि इनका मानना था कि भक्त जो है वो मृत्यु के बाद शिव में लीन हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया? C1 और 2 दोनों ही सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सूची 1 को सूची 2 से हमें सम्मिलित करना है, जहाँ सूची 1 में हमारा कुछ वंश दिए हुए हैं और सूची 2 में उनसे संबंधित कुछ स्थान दिए हुए हैं। फ्रेंड थोड़ा सा मैं फास्ट एक्सप्लेन क्वेश्चंस को लेके चल रही हूँ, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो बन जाती है, आप ही लोग को प्रॉब्लम होने लगती है। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे ये जरूर बताइएगा कि जो मैं एक्सप्लेनेशन करती हूँ वो करती रहूँ साथ में साथ, क्योंकि कुछ बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है कि काफ़ी लंबी वीडियो बन जा रही है, ये हो जा रहा है। मेरी पूरी कोशिश ये रहती है फ्रेंड कि आप लोग को चीज़ें अच्छे से अच्छी डिलीवर की जाए, ताकि आपको एग्जामिनेशन हॉल में प्रॉब्लम नहीं है। तो बाकी आप अपने कमेंट हमें ज़रूर दें, जिससे कि हमें पता चले कि आपके फीडबैक से ही हम अपने अंदर क्या चीज़ें इंप्रूव करनी है वो चीज़ को लेके चलें। तो चलिए देखा जाए, यहाँ पे क्वेश्चंस पे आते हैं। तो सूची 1 को हमें सूची 2 को सम्मिलित करना है। तो देखिए, गुप्त, चंदेल, चालुक्य, पल्लव। तो गुप्त से संबंधित कौन सा स्थान है फ्रेंड? गुप्त से संबंधित है हमारा देवगढ़। ठीक है, हमने बात किया था देवगढ़ यानी कि झांसी के दशावतार मंदिर के बारे में बात किया था, जो कि आपका कहाँ पे है? देवगढ़ में है, झांसी में है। और ये देखा जाए पंचायतन शैली से संबंधित है फ्रेंड। पंचायतन शैली, पंचायतन जो है पंचायतन शैली से संबंधित है, क्योंकि यहाँ पे पंचायतन शैली किस तरीके की होती है? जो केंद्र में एक मुख्य देवता होते हैं और उसके चारों कोने में, यानी कि 4 देवता अन्य देवता होते हैं चारों कोने में, उसी को पंचायतन शैली के संबंधित कहते हैं। और इसी जो आपका देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है, इसी में हमने क्या देखा था? भगवान विष्णु को शेषनाग की सैया पे विश्राम करते हुए जो दिखाया गया है। चंदेल शासकों से संबंधित कौन सा है फ्रेंड? चंदेल शासकों से संबंधित खजुराहो है, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में। और हमने बात किया था खजुराहो में फ्रेंड 85 मंदिर हैं, और ये चंदेल शासकों के द्वारा निर्मित की गई थी। और सबसे महत्वपूर्ण मंदिर कौन सी थी? कंदरिया महादेव का मंदिर, ठीक है, विद्याधर के द्वारा निर्मित। चलो एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। हमारा आंसर क्या है? A का 4 है और B का क्या है? 3 है। तो देखिए A का 4 और B का 3 हमें कहीं दिख रहा है। चलिए हमारा आंसर A हो गया। तो एलिमिनेशन मेथड एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करता है आपका समय बचाने के लिए, लेकिन हम यहाँ पे चूंकि क्लास कर रहे हैं इसीलिए हम एक एक चीज़ों को एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। तो देखा जाए C भी देख लेते हैं। तो C है चालुक्य। चालुक्य फ्रेंड बादामी के चालुक्य थे, जिनके पुलकेशिन प्रथम के द्वारा चालुक्य वंश की स्थापना की गई। राजधानी देखिए बादामी, उस समय वातापी, जिसका आधुनिक नाम बादामी है। पल्लव, ठीक है, पल्लव वंश देख लिया जाए। पल्लव से संबंधित क्या है फ्रेंड? पल्लव से संबंधित जो है आपका यहाँ पे ये बादामी हो गया। पल्लव से संबंधित पनमले, ठीक है। पल्लव जो है, पल्लव की राजधानी क्या थी फ्रेंड? कांची के पल्लव जो थे उनकी राजधानी थी। और पल्लव के जो संस्थापक थे सिंह विष्णु थे। अगर संस्थापकों की बात करें तो गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त के द्वारा की गई थी। चंदेल वंश की स्थापना नन्नुक के द्वारा की गई थी। पुलकेशिन प्रथम के द्वारा चालुक्य वंश की स्थापना की गई थी। और पल्लव यानी कि सिंह विष्णु के द्वारा पल्लव वंश की स्थापना की गई, और जिनकी राजधानी क्या थी? कांची के पल्लव। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 4, 3, 1, 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? ठीक है, प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम कौन सा था? चतुर्वेदी मंगलम परिषद, अष्टदिग्गज, मणिग्रामम। ये IAS प्री 1997 में ये प्रश्न आया था। तो बताइए हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया मणिग्रामम। ठीक है, देखिए 2 तरह की श्रेणियां पाई गई थी। 2 तरह की श्रेणियां थी प्राचीन भारत में जो व्यापार से संबंधित थे। एक तो आपका मणिग्रामम आप देख ही रहे हैं, और जो दूसरी श्रेणी थी उसका नाम था आयवोले। ठीक है, आयवोले। ये भी पूछ सकता है कि आयवोले किससे संबंधित थी? एक व्यापारिक श्रेणियां थी, जो कि मणिग्रामम के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। मणिग्रामम जो थी वो आपके आंतरिक व्यापार और समुद्र तटीय व्यापार से संबंधित कार्यों में संलग्न रहती थी। बहुत ही महत्वपूर्ण ये श्रेणी थी। फ्रेंड यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है अष्टदिग्गज। फ्रेंड अष्टदिग्गज और अष्ट प्रधान में बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, और आई थिंक होता है, कंफ्यूज वाली चीज़ है ही। अष्टदिग्गज जो था फ्रेंड, अगर आपको अष्टदिग्गज के बारे में पता हो तो ये देखा जाए, ये जो विजयनगर साम्राज्य अगर आप लोगों ने क्लास की है तो विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत एक वंश था तुलुप वंश। तुलुप वंश के शासक थे कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय के दरबार में 8 तेलुगु कवियों का समूह रहता था, जिन्हें हम अष्टदिग्गज कहते थे। ध्यान रखिएगा,
तेलुगु भी होता है, पूछा है कि ये प्रश्न आ चुका है। तेलुगु कवियों का 8 तेलुगु कवियों का महान कवियों का समूह था जिसे अष्टदिग्गज कहते थे। किसके दरबार में? कृष्णदेवराय के दरबार में। और फ्रेंड एक अष्ट प्रधान भी था। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज का क्लास आप लोगों ने क्या होगा तो उनके जो प्रशासन संबंधित कार्यों को देखा होगा तो अष्टपति जो आपका अष्ट प्रधान थे वो छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रशासन कार्य से संबंधित 8 मंत्रियों का समूह हुआ करता था। और ये जो अष्ट प्रधान होते थे वो छत्रपति शिवाजी महाराज के शासन प्रशासन के संचालन में उनकी मदद किया करते थे, सहायता करते थे। और उसी अष्ट प्रधान में जो सबसे महत्वपूर्ण पद था पेशवा का, जो आगे चल के किस तरीके से छत्रपति का जो पद है वो कमज़ोर होने लगता है, पेशवा आगे चल के मजबूत होने लगते हैं। तो ये भी था काफ़ी। तो अष्ट प्रधान में देखेंगे तो मराठा प्रशासन से संबंधित हो जाएगा। अष्ट दिग्गज जो हो जाएगा आपका विजयनगर साम्राज्य के जो तुलु वंश के साथ कृष्णदेवराय से संबंधित हो जाएगा। तो यहाँ पे भी लोग काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। बाकी हमारा जो भारत में व्यापारी, जो प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था वो क्या था? मणिग्रामम। किससे संबंधित था? आंतरिक और समुद्र तटीय व्यापार से संबंधित था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तोकलम का युद्ध हुआ। तोकलम का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? दक्षिण भारत में हुआ था। चोल एवं उत्तर चालुक्यों के मध्य, चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य, चोल एवं होयसल के मध्य, चोल एवं पांड्यों के मध्य। ये यूपीएलडी प्री 2001 में ये प्रश्न आया था। तो तोकलम का जो युद्ध हुआ था वो चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। चूंकि चोल शासक पारंतक प्रथम को राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय, ठीक है ध्यान रखिएगा, कृष्ण तृतीय ने पश्चिमी गंगे की सहायता से, फ्रेंड 2 गंगे थे, एक पश्चिमी गंगे थी और एक उड़ीसा वाले में भी गंगवंश था। तो पश्चिमी गंगे की सहायता से राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने चोल वंश के शासक पारंतक प्रथम को पराजित किया और चोल वंश के उत्तरी भाग पर अधिकार किया और वहाँ पे तंजौर पर इन्होंने अधिकार कर लिया। और तंजौर पर अधिकार करने के बाद इन्होंने तंजे कोंड की उपाधि धारण की। किसने? कृष्णराज। तंजे कोंड, ध्यान रखिएगा, तंजे, ठीक है, तंजे कोंड की उपाधि इन्होंने धारण की थी। थोड़ा बोर्ड पे लिखने में प्रॉब्लम होती है यहाँ पे। तो तंजे कोंड की उपाधि धारण की। कोंड मतलब होता है फ्रेंड विजेता। आप देखना जैसे भी ना कितने भी जो शासक किसी जब साम्राज्य पे अपना अधिकार, किसी नगर पे अधिकार, किसी क्षेत्र पे अधिकार, तो कोंड उपाधि उसी नगर का नाम रहेगा, आगे कोंड लगा देंगे, यानी कि उस क्षेत्र के विजेता। तो इन्होंने तंजौर पे अधिकार किया तो तंजे कोंड। इसी तरह हमने देखा था ना गंगे कोंड की उपाधि राजेंद्र प्रथम ने लिया था जब गंगा अभियान किया था, गंगा के क्षेत्र पे उन्होंने अपना विजय प्राप्त किया था। तो गंगे कोंड चोलपुरम, ठीक है, तो कोंड मतलब विजेता, कोंड ध्यान रखेगा। तो आपका तंजे कोंड की उपाधि धारण किया किससे? कृष्ण द्वितीय ने। तो आपका जो तोकलम का युद्ध हुआ था किसके बीच में हुआ था? चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि संगम युग में उरेउर किस लिए विख्यात था? उरेउर चोलों की राजधानी थी, हमने देखा। तो उरेउर था मसालों के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, व्यापारिक केंद्र, आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। तो बताइए ये किस चीज़ के लिए उरेउर प्रसिद्ध था? उरेउर जो था वो कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था उरेउर। और इसे देखा जाए तो कारी और वाड़म के भी नाम से जानते थे, कारी, ठीक है, कारी, और दूसरा नाम क्या था? वारणम के भी नाम से जाना जाता था। और ये जो वर्तमान में जो आपका तमिलनाडु का तिरुचिरापल्ली जो है, तिरुचिरापल्ली के कावेरी नदी के तट पर स्थित है, कौन सा? उरेउर। ये चोलों की उस समय राजधानी हुआ करती थी और कपास यानी कि सूती वस्त्र के लिए काफ़ी ज़्यादा ये महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। चलिए नेक्स्ट है हमारा, पांड्य राज्य की जीवन रेखा कौन सी थी? ये क्वेश्चन फ्रेंड ऐसा है ना कि अगर आपको मैप आ रहा होगा, अगर आपको भारत का मैप अच्छे से पता होगा तो ये क्वेश्चन ना, अगर जो नहीं भी पढ़े होंगे ना वो मैप के थ्रू और थोड़ा सा उनको बस पांड्य जो संगम काल के जो राज्य थे या फिर ये जितने भी दक्षिण भारत के राजवंश के अगर लोकेशन पता होगी तो ये क्वेश्चन एलिमिनेट कर लेंगे, इस क्वेश्चन के आंसर को वो लोग एलिमिनेट कर लेंगे। तो देखा जाए पांड्य राज्य की जीवन रेखा कौन सी थी? गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, वेंगी। ये यूपी लोअर जो था प्री 2010 में ये प्रश्न आया था। तो देखा जाए जो पांड्य राज्य की जीवन रेखा बताई क्या है? वेंगी फ्रेंड, पांड्यों की राजधानी भी वेंगी पे ही थी, वेंगी नदी, और चूँकि जो मदुरै थी। अगर आपको लोकेशन पता होगा तो देखिए ये देखा जाए ये आपका दक्षिण भारत का मैप था, यहाँ देखा जाए चेर थे और ये देखिए ये पांड्य वाला क्षेत्र है, ठीक है। पांड्य की जो उत्तरी सीमा बना रही है वो कावेरी नदी बना रही है। और फ्रेंड ध्यान होना चाहिए कावेरी के ऊपर कौन कौन से, कावेरी अगर आप उत्तर से देखते हुए चलें, अगर आपको नदियाँ पता होंगी तो यहाँ गोदावरी है,
यहाँ कृष्णा है, ठीक है, कृष्णा की सहायक नदी तुंगभद्रा है, और ये देखिए कावेरी है, और ये देखा जाए वेंगी है। वेंगी सबसे दक्षिण बिंदु आ जाता है, सीक्वेंस भी लगाने को आता है ना, तो ध्यान रखिएगा। वेंगी जो था पांडे, क्योंकि कावेरी ही उत्तर में आ जाता है किसके, आपके पांडे के, तो यहाँ पे तो आप ये सब ऐसे ही निकाल सकते थे, ये सब तो आपको वैसे ही निकल जाता अगर आपको थोड़ा सा मैप पता होता तो, ठीक है। और ये देखिए रायचूर दोआब था, फ्रंट तुंगभद्रा, और आपका जो कृष्णा नदी के जो दोआब वाला क्षेत्र जिसे रायचूर दोआब के नाम से जानते हैं, इसी क्षेत्र को लेकर के अक्सर जो है ना ये संघर्ष करते रहते थे। अभी जैसे हमने चोलों को देखा, राष्ट्रकूटों को देखा, तो इन्हीं सब क्षेत्रों के अधिकार पर अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए ये क्षेत्र, ये जो राजवंश थे आपस में अपना संघर्ष किया करते थे, क्योंकि जो दोआब वाले क्षेत्र होते हैं वो काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र होते हैं, काफ़ी देखा जाए तो आर्थिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र होते थे, ठीक है। तो देखा जाए पांड्य राज्य की जीवन रेखा क्या है, वेंगी होगी। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से संगम पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित हैं, ठीक है। चूंकि हमने बात किया था पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी से हमें काफ़ी ज़्यादा बंदरगाहों की जानकारी मिलती है, जिसमें हमें पश्चिमी बंदरगाहों की जानकारी मिलती है, पूर्वी बंदरगाहों की जानकारी मिलती है। तो इसमें प्रश्न आए कि पश्चिम तट पे कौन कौन से बंदरगाह थे, कोरके, फुहार, टोंडी, मुसीर। तो देखिए हमारा आंसर क्या हो जाना चाहिए, बताइए जल्दी से, 1 2 2 3 3 4 या फिर 4 1। ये यूपीपीएससी प्री 2012 में क्वेश्चन आया था, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए जल्दी से। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 और 4, ठीक है। टोंडी और मुसीर जो थे वो आपके पश्चिमी तट से संबंधित बंदरगाह थे। कुछ और भी बंदरगाह थे जो पश्चिमी तट पे थे, जिसमें कि आपका हो जाएगा बंदर है, बांजी है, बंदर बांजी, कोरार, नोरा, ये सब जो थे पश्चिमी तट पे थे। और वहीं पे अगर आप पूर्वी तट की बात करें तो देखिए पूर्वी तट पे ये आपका कोरके है, फुहार है, और हमने और भी पढ़ा सालियूर है, और पुडुक्के है, जो कि पुडुक्के जिसकी अभी हमने बात किया था ना, कौन सी था, अरिकामेडू पुडुक्के, ठीक है। तो ये कौन सा था, ये आपका पूर्वी तट पे है। तो और पश्चिमी तट पे हमने क्या देखा, टोंडी है, मुसिरिर है, और बंदर, बांजी, करोरा, नरोरा, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान होना चाहिए। कहीं से भी पूछ सकता है, इवन ये भी पूछ देता है कि किस राजवंश के अंतर्गत ये सारे बंदरगाह थे, कि पांड्यों के अधिकार, पांड्यों के क्षेत्र में आते थे, कि चोलों के क्षेत्र में आते थे, कि चेरों के क्षेत्र में आते थे, ये भी प्रश्न पूछता है। इसलिए थोड़ा इन सारे प्रश्नों को आप मैप के थ्रू देखा करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संगमकालीन साहित्य में कौन को और मन्नन किसके लिए प्रयुक्त होते थे, प्रधानमंत्री के लिए, राजस्व मंत्री के लिए, सेनाधिकारी के लिए, या फिर राजा के लिए। तो देखा जाए संगमकालीन साहित्य में कौन को और मन्नन जो था वो राजा की उपाधियां हुआ करती थी, ठीक है। क्योंकि आप जब दक्षिण भारत में देखेंगे, संगम काल में देखेंगे, तो उस समय जो राजा का पद था वो वंशानुगत हुआ करता था, और राजा कुछ उपाधियां धारण किया करता था, जैसे कि कौन को हो गया, मन्नन हो गया, और भी कुछ उपाधियां हो गई, वेंदन हो गया, कारवेन हो गया, और साथ ही साथ इरेवन जैसी उपाधियां राजा के द्वारा धारण की जाती थी। यहाँ देखिए सेनाधिकारी है, सेनाधिकारी भी कुछ पद, इसको भी एनाड़ी कहा जाता था, ठीक है, सेनाधिकारी को एनाड़ी कहा जाता था। ये भी प्रश्न आ सकता है कि संगमकालीन साहित्य में सेनाधिकारी को क्या कहा जाता था, एनाड़ी कहा जाता था, ठीक है। राजा को कौन को, मन्नन और वेंदन, कारवेन, इन्हीं सब जैसे इरेवेन जैसी उपाधियां धारण करता था। चलिए संगम साहित्य में, संगम काल में जो कुछ संगीतियां हुई थी, ठीक है, जो गोष्ठियां हुई थी, उससे संबंधित प्रश्न आया है। तृतीय संगम हुआ अरिकामेडू में, इरानकुलम में, मदुरई में, तुतिकोरिन में। ये यूपीपीएससी 2006 में ये क्वेश्चन आया था। तो बताइए 3 संगम हुए थे, 3 संगम में तीसरा संगम कहाँ पे हुआ था, जल्दी से बताइए। मदुरई में। फ्रेंड देखिए इन तीनों संगमों के बारे में आपको पता होना चाहिए, इन संगम कहाँ पे आयोजित किया गया था ये पता होना चाहिए, इसकी अध्यक्षता किसने की थी ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अगर थोड़ा सा चर्चा कर ले तो प्रथम जो संगम हुआ था वो भी मदुरई में ही हुआ था, ठीक है। प्रथम संगम जो हुआ था मदुरई में हुआ था। इसकी जो अध्यक्षता की थी किसने की थी, ऋषि अगस्त के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। और जो दूसरा संगम हुआ था वो जो हुआ था वो कपाटपुरम में हुआ था, और कपाटपुरम में प्रारंभ में इन्होंने ऋषि अगस्त ने इनकी अध्यक्षता की। फिर इनके जो शिष्य थे जिसका नाम था तोलकपियम, ठीक है, तोलकपियर के द्वारा अध्यक्षता की गई। और जो तीसरा और अंतिम संगम जो हुआ था वो भी मदुरई में हुआ था, और उसके जो अध्यक्षता नकीकर के द्वारा उसकी अध्यक्षता की गई थी। और प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि इन तीनों संगमों का संरक्षण किन राजाओं के, किस वंश के राजाओं के द्वारा इन तीनों संगमों का संरक्षण किया गया। तो ये पांड्य वंश के राजाओं के द्वारा, पांड्य राजाओं के द्वारा उन्हीं के संरक्षण में ये तीनों संगम का आयोजन किया गया था। तो ये भी प्रश्न आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। पहला कहाँ पे हुआ था, मदुरई में हुआ था। दूसरा कहाँ पे था, कपाटपुरम में हुआ था। तीसरा कहाँ हुआ था, अगेन मदुरई में, आपका मदुरई हुआ था। मदुरई पांड्यों की राजधानी थी, ठीक है।
चलिए, और सारी चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए, किसने अध्यक्षता की और फिर किसके समय में क्या क्या चीज़ें रचनाएं भी ध्यान रखेगा, ठीक है। तोलकाप्पियर जो थे, जिन्होंने तोलकाप्पियम की रचना की, वो द्वितीय संगम में ही हुआ था। ये सारे प्रश्न ऐसे भी पूछ सकते हैं, प्रश्नों से भी प्रश्न निकालने की कोशिश क्या करिए। देखिए 27 क्वेश्चन हमारा, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया, ठीक है। बताइए किसके बारे में कहा जाता है। विश्वामित्र, अगस्त, वशिष्ठ, सांबर। ये झारखंड पीसीएस प्री 2013 में ये क्वेश्चन आया था। तो देखा जाए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऋषि अगस्त, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि ऋषि अगस्त ने देवताओं के अनुरोध पर उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, यानी कि जो वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार करने का श्रेय दक्षिण भारत में जाता है वो किसको जाता है, ऋषि अगस्त को जाता है। और चूंकि ये काशी में इनका जन्म हुआ था, बाद में जब ये आर्यकरण के लिए यानी कि वैदिक संस्कृति का प्रचार करने के लिए जब दक्षिण भारत में जाते हैं तो ये यहीं रह जाते हैं। और इन्हीं के समय में प्रथम संगम का आयोजन भी किया जाता है और तमिल साहित्य के जनक भी माने जाते हैं ऋषि अगस्त, ठीक है। अन्य कुछ देख लीजिए, यहाँ पे ऋषियों के नाम दिए, जैसे विश्वामित्र। फ्रेंड, विश्वामित्र की हमें बात कहाँ पे मिलती है, जब हम ऋग्वेद पढ़ते हैं तो ऋग्वेद में जो कि 10 मंडल था, 10 मंडल में जो तीसरा मंडल है उसमें जो गायत्री मंत्र का जो रचना किया था विश्वामित्र के द्वारा किया गया था। यहाँ देखिए वशिष्ठ के बारे में बात किया है, तो जब हम पढ़ते हैं तो 7वां मंडल, ठीक है, ऋग्वेद का 7वां मंडल, तो उसमें हमें क्या दिखता है कि वहाँ उसमें दशराग युद्ध दिया है। दशराग युद्ध जो कि पारुसड़ी नदी के तट पे, यानी कि जो आपका पारुसड़ी नदी के तट पे जो हुआ था, वहाँ पे दशराग युद्ध हुआ था और रावी नदी के तट जो था। और वहाँ पे फिर क्या था कि यहाँ पे क्या था, सुदामा और 10 राजाओं का एक साथ उन्होंने 10 राजाएं एक तरफ हो गए थे और सुदास जो थे, सुदास कबीला, तो क्या था, सुदास ने, जो राजा सुदास ने, उन्होंने अपना पुरोहित ऋषि वशिष्ठ को चुन लिया था, जिससे क्रोधित होकर के विश्वामित्र ने क्या किया, 10 राजाओं का एक समूह बनाया और रावी नदी, परुसड़ी नदी के तट पर इनसे युद्ध किया, जिसमें सुदास कबीले ने 10 राजाओं को एक साथ पराजित कर दिया था। तो ये हमें 7वें मंडल में मिलता है। तो विश्वामित्र के बारे में पता चलता है, वशिष्ठ के भी बारे में पता चलता है। ये जब आप ऋग्वेद पढ़े होंगे, मंडल के बारे में चर्चा किए होंगे तो वहाँ पे चीज़ें थी। बाकी ऋषि अगस्त के द्वारा वैदिक संस्कृति यानी कि आर्यकरण करने का श्रेय जाता है दक्षिण भारत में ऋषि अगस्त को। चलिए, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए हुए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2 दी हुई। सूची 1 में देखा जाए तो वंश दिए हुए, कुछ राजवंश दिए हुए हैं और उस राजवंश से संबंधित कुछ क्षेत्र दिए हुए हैं सूची 2 में। तो सूची 1 में चालुक्य, पल्लव, हर्ष, पांड्य। इधर देखा जाए स्थान दिए हुए हैं, यानी कि उनके राजधानियाँ दी हुई हैं। तो चालुक्यों की राजधानी, चालुक्य यानी कि पुलकेशिन प्रथम द्वारा जो स्थापित राजवंश थी उसकी राजधानी बादामी, ठीक है, जिसे प्रारंभ में क्या कहा जाता था, वातापी कहा जाता था। पल्लव, ठीक है, कांची के पल्लव और पल्लव सिंह विष्णु के द्वारा स्थापित पल्लव वंश, जिसकी राजधानी कांची, कांचीपुरम। हर्ष, हमने पुष्यभूति वंश के साथ साथ हर्ष, जिनकी राजधानी कन्नौज थी। फिर पांड्य, मदुरई, ठीक है, मदुरई इनकी राजधानी थी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3, 4, 2, 1, ठीक है, 3, 4, 2, 1 हमारा आंसर क्या हो गया, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी 6वीं से लेकर के 12वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत का राज्य और उसकी राजधानी, ठीक है, सुमिलित नहीं है। तो इसमें से हमें जो जोड़ी है, इसमें ये देखा है कि राजवंश दिया, उनकी राजधानी दी। इसमें ये देखना है कि इसमें एक गलत दिया हुआ है कि ऐसा मतलब राजधानी, किसकी राजधानी यहाँ पे गलत दी हुई है। तो देखिए, पल्लव, कांचीपुरम, पांड्य, मदुरै, चेर, पुडुचेरी, फिर चोल, तंजौर। ये छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2016 में एक क्वेश्चन आया था। तो देखा जाए हमारा आंसर क्या हो गया, चेर। चेर जो है, चेरों की राजधानी जो थी वो पुडुचेरी नहीं थी, चेरों की राजधानी क्या थी, आपकी वांजी थी, ठीक है। वांची जो थी चेरों की राजधानी थी, ठीक है। और बात करें तो चेरों के बारे में थोड़ा, तो चेरों का राज्य चिन्ह क्या हुआ था फ्रेंड, चेर जो थे उनके राज्य चिन्ह था धनुष। और यहाँ देखिए पांड्य है, पांड्य की राजधानी मदुरै, पांड्यों का राज्य चिन्ह क्या हुआ था पांड्य यानी कि मछली। चोल थे, चोलों की राजधानी आपके तंजौर, इनके राज्य चिन्ह क्या हुआ करते थे, बाघ हुआ करते थे। ये सारी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण किया। चालुक्यों के शासनकाल में ध्यान रखिएगा, फाहियान, वेनशांग, इत्सिंग, मतवालिन, ठीक है, मतवालिन। कौन सा, ये यूपी पीसीएस में 2014 में ये प्रश्न आया था। तो देखा जाए हमारा आंसर क्या हो गया, मतवालिन।
मतवालिन ने ही चालुक्य शासनकाल में चीन और भारत के संबंधों का विवरण दिया। फाहियान देख लीजिए किसके शासनकाल में आए थे, गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य कहा जाता है, उनके समय में आए थे। 399 से लेकर के 1414 के बीच में थे। लगभग 15 वर्षों तक ये भारत में रहते। वेनशोंग जो थे आपके कब आए थे, हर्ष के समय में आए थे। पुष्यभूति वंश के शासक हर्षवर्धन के समय में आए थे। और इत्सिंग जो थे, इत्सिंग का समय काल आपको पता ही होना, 671 से लेकर के 693 के बीच में ये भारत में आए थे। नालंदा विश्वविद्यालय और फिर आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय में इत्सिंग ने अध्ययन किया था। तो बाकी हमारा वैसे एक प्रश्न के अनुसार हमारा आंसर क्या हो गया, मतवालिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राजवंश ने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया? चालुक्य, राजपूत, गुप्त और मौर्य। ये झारखंड पीसीएस प्री 2010 में ये क्वेश्चन आया था। तो बताइए किस राजवंश ने उत्तर भारत में शासन नहीं किया? तो हमारा आंसर क्या हो गया, चालुक्यों के द्वारा। ठीक है, चालुक्यों के द्वारा। ये तो वातापी के जो चालुक्य थे, इनका जो क्षेत्र है वो उत्तर भारत नहीं दक्षिण भारत रहता है। और बाकी राजपूत हो गए, गुप्त हो गए, मौर्य हो गए, ये इनके द्वारा था। ये उत्तर भारत के राजवंश है, जहाँ मौर्यों की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी, गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त के द्वारा। राजपूत वाला जो क्षेत्र था वो देखेंगे राजस्थान, ये सारे क्षेत्रों में इनका शासन चलता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, कदम्ब राजाओं की राजधानी थी? तंजौर, वनवासी, कांची, बादामी। तो बताइए तंजौर राजाओं, ये आपके कदम्ब राजाओं की राजधानी क्या थी? वनवासी। ठीक है, वनवासी थी कदम्ब राजाओं की राजधानी। और कदम्ब वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? मयूर शर्मन के द्वारा। मयूर शर्मन के द्वारा कदम्ब वंश की स्थापना की गई थी, जिसने अपनी राजधानी वनवासी बनाया। और आगे चल करके देखेंगे तो जो पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा कदम्ब राजवंश को अपने राज्य में मिला लिया जाता है। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय जिसकी राजधानी चालुक्य वंश का शासक था, राजधानी बादामी थी। तो कदम्ब राजाओं की राजधानी क्या होगी? बादामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन था? बहुत इंपॉर्टेंट, इस समय काकतीय राजवंश इस समय चल रहा है फ्रेंड। ठीक है, चर्चा में चल रहा है। काकतीय राज्य का ही एक मंदिर है जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 39वें नंबर का मतलब स्थान दिया गया है। भारत के इस समय 40 हो गए हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट भारत के यूनेस्को के। और हमने लास्ट लेक्चर में भी बताया था। ठीक है, कौन सा वो मंदिर था? रुद्रेश्वर टेम्पल, जिसे रमप्पा टेम्पल के भी नाम से जानते हैं, तेलंगाना, काकतीय वंश का ही था। और यहाँ पे काकतीय बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, अच्छे से काकतीय के बारे में पढ़ लो। काकतीय राज्य में जो सबसे महत्वपूर्ण पत्तन था, काकीनाड, मुट्टुपल्ली, मछलीपट्टनम, जिसे मसूलीपट्टनम के भी नाम से जानते हैं, या नेल्लूर। तो हमारा आंसर क्या हो गया बताइए? मुट्टुपल्ली। ठीक है, मुट्टुपल्ली हमारा आंसर हो गया, जो काकतीय राज्य के अति महत्वपूर्ण पत्तन था। ये देखिए रिसेंटली ये IAS प्री में आया था, ये क्वेश्चन 2017 में ये क्वेश्चन आया था। तो ये जो पत्तन है वो आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में स्थित है। और देखा जाए 13वीं शताब्दी में इसके बारे में जो हमें जानकारी मिलती है कि इस पत्तन से किस तरह से आयात निर्यात जो व्यापार हुआ करता था, उसकी जानकारी हमें मिलती है। जो अगर आप काकतीय वंश के जो गणपति शासक थे, गणपति शासकों के द्वारा एक अभिलेख लिखवाया गया था जिसका नाम था मोट्टुपल्ली अभिलेख। मोट्टुपल्ली अभिलेख से ही हमें पता चलता है कि इस पत्तन के द्वारा कपूर हो गया, कपूर, गुलाब जल, मूंग, आपके जो मोती, मूंग मोती, ये सारी चीज़ें, रेशम, काली मिर्च, इन सबों का व्यापार किया जाता था। किससे? मोट्टुपल्ली पत्तन से किया जाता था। काकतीय राज्य में था और ध्यान रखिएगा कृष्णा जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26 ईस्वी पूर्व में भेजा? यानी कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे संगम काल के समय में पूछ रहे हैं। तो संगम काल के समय में बात की जा रही है कि किस वंश के राजा ने 26 ईस्वी पूर्व में रोम में एक दूत भेजा? चोल, चेद, पांड्य, चालुक्य। MPPCS प्री 2005 में ये क्वेश्चन आया था। तो बताइए किस वंश के राजा ने रोम में 26 ईस्वी पूर्व में आपने अपना दूत भेजा था? बताइए जल्दी से आंसर। हमारा आंसर क्या हो गया? पांड्य। ठीक है, पांड्यों के द्वारा जो 26 ईस्वी पूर्व में इन्होंने एक दूत भेजा था रोम में। पांड्यों की राजधानी क्या थी फ्रेंड? मदुरै। इनका शासनकाल देखा जाए काफ़ी लंबा शासनकाल क्या था, इन्होंने 200 BC से लेकर के 1378, ठीक है, AD, इतना लंबा जो पांड्यों का शासनकाल चलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मीनाक्षी मंदिर स्थित है। मीनाक्षी यानी कि क्या? मछली के आंखों के आकार वाली देवी। ठीक है,
मछली के आकार की आंखों वाली देवी मीनाक्षी। मीनाक्षी मंदिर स्थित है मदुरई में, पुडुकोट्टे में, श्रीरंगम में, तंजावुर में। ये देखा जाए, जिस तरह से मैंने आपको अभी हिंट कर दिया, आपको इससे से पता चल जाना था कि मछली किसका राज्य चिन्ह था, पांड्यों का। पांड्यों की राजधानी कहाँ थी, मदुरई में। यहीं से आंसर आपको निकल गया, ठीक है। अगर आपको मीनाक्षी पता है और हर राजवंशों के राज चिन्हों के बारे में पता है तो आप यहाँ पे आंसर निकाल लेते हैं। मीनाक्षी, जिन्हें बोला जाता था कि ये भगवान पार्वती का ही अवतार थी, मीनाक्षी मंदिर, और ये मदुरई में है, ठीक है। द्रविड़ शैली से निर्मित ये मंदिर है और ये वेंगी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। पांड्यों की राजधानी जो हाँ मदुरई, जो कि वेंगी नदी पर है, तो यही। और इसको क्या कहते थे, इनको मछली के आकार की आँख वाली देवी, ठीक है। आपने फोटोज़ देखी होगी, उसमें किस तरह से एक मछली, जो उनकी देवी हैं, उनकी प्रतिमा आप देखना। तो ये आंसर हो गया, मीनाक्षी मंदिर स्थित है मदुरई में, ठीक है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे मंदिर दिया हुआ है, वो किस स्थान से संबंधित है वो भी दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पे सम्मिलित करना है मीनाक्षी मंदिर, वेंकटेश्वर मंदिर, महाकाल मंदिर, वेलूर मठ। तो देखिए मीनाक्षी मंदिर जस्ट हमने अभी चर्चा किया, मीनाक्षी मंदिर जो है वह हमारा मदुरई में है, बालाजी विश्वनाथ। वेंकटेश्वर मंदिर जो है, वेंकटेश्वर मंदिर जल्दी से बताइए कहाँ पे है। वेंकटेश्वर जो मंदिर है वो भगवान विष्णु की मंदिर है, यह है आपका तिरुमल, आंध्र प्रदेश में है। महाकाल मंदिर, ये भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। महाकाल मंदिर उज्जैन में यानी मध्य प्रदेश में है। बेल्लूर मठ, ये बेल्लूर मठ वही है जहाँ आपका देखा जाए तो 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। वेल्लूर मठ वो देखा जाए तो कलकत्ता में, लेकिन यहाँ पे हावड़ा दिया है चूँकि पश्चिम बंगाल, तो हमारा आंसर क्या हो गया, हावड़ा, पश्चिम बंगाल। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट का हो जाएगा 2, यानी कि ए का 2 और बी का 1। तो यहाँ पे देखिए ए का 2 और बी का 1 दिया है कहीं पे, तो हमारा आंसर क्या हो गया, बी मिल गया, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 2143। तो इस तरीके से मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है, वेंकटेश्वर मंदिर तिरुमल में है, महाकाल मंदिर जो उज्जैन में है, और वेल्लूर मठ जो कि हावड़ा यानी कलकत्ता पश्चिम बंगाल में है। ये एमपीपीएससी प्री 1994 में ये प्रश्न आया था। तो फ्रेंड इस तरीके से हमने दक्षिण भारत के जो संबंधित राजवंशों से संबंधित अभी भी जितने प्रश्न पूछे गए हैं, हमने उन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। उम्मीद करती हूँ आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। और जो भी कुछ फ्रेंड अगर आपको ऐसा लगता है कि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है तो आप उस चीज़ को बताइए कमेंट बॉक्स में। बाकी मेरी पूरी कोशिश ये रहती है कि आपको सही से सही चीज़ों को बताया जाए ताकि एग्जामिनेशन हॉल में आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिले। तो फ्रेंड फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।